जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध। जो भारतीय इतिहास में जो कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग पर जीत हासिल की थी। तो आज कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी और लगभग विस्तृत जानकारी होगी। कलिंग युद्ध के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी है। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कॉपी पेन लेके बैठे, साथ में नोट्स अपने बनाते चलें। साथ में जो पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जो एग्जाम पॉइंट से होंगे उनको हाईलाइट कीजिए, पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। तो आइए बात करें कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, इसकी जो तिथि है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। और इसको एक तरीके से भी पूछा जाता है कि अशोक के राज्याभिषेक की जो तिथि है उसके 8 वर्ष बाद, मतलब अब आपको अशोक के राज्याभिषेक की तिथि पता होनी चाहिए। तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। और एक चीज यहाँ पे इसको ध्यान रखिए माइंड पे, अशोक ने मगध का शासन, मगध की सत्ता 273 ईसा पूर्व में हासिल कर ली थी, मिल गई थी उसको 273 ईसा पूर्व में। लेकिन जो राज्याभिषेक हुआ था उसका 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 269 में हुआ था। क्यों? क्योंकि जो 4 वर्ष था वो अपने सत्ता संघर्ष में लगा रहा। बताया जाता है कि एक किंवदंती कहा जाता है कि 4 वर्ष वो सत्ता संघर्ष में, मतलब अपने 99 भाइयों की हत्या करने में व्यस्त रहा। इस कारण उसका जो वास्तविक राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। तो ये 269 ईसा पूर्व ये अशोक के राज्याभिषेक की तिथि है। और 273 ईसा पूर्व वो अशोक के शासन, मगध पर सत्ता प्राप्त करने की तिथि है। तो याद रखिए। तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, मतलब अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। उस समय जब कलिंग युद्ध हुआ था, जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो कलिंग का राजा खारवेल था। ये आपका कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें इसका नाम मिलता है। और एक किंवदंती ये भी कि कलिंग पर नंदराज नाम का कोई व्यक्ति शासन कर रहा था। तो ऐसे मेन इसका आपको खारवेल का मिलता है। खारवेल जो शासक है, इसका कलिंग का हाथी गुम्फा अभिलेख में इसके बारे में वर्णन किया गया। और जब ये खारवेल शासक था तो इससे पहले भी आपका मगध पे मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन था। और नंद वंश में महापद्म नंद जो थे उन्होंने कलिंग पर भी आक्रमण किया था। और उसके बाद इनका नंद वंश का पतन हो गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसार आए, इन्होंने कलिंग को जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। प्रयास किसने किया था? अशोक ने किया था। और जब महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहां पे कलिंग पर एक नहर का निर्माण करवाया था। तो जिसकी पुष्टि इसके खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इस बात को उत्कीर्ण किया गया। उसमें अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में ये बात लिखी है कि महापद्म नंद वंश का शासक महापद्म नंद ने कलिंग में नहर को खुदवाई थी, नहर का निर्माण करवाया था। तो इसलिए पता चलता है कि खारवेल की पुष्टि होती कि कलिंग पर खारवेल नाम का राजा था। और क्या कहते हैं, राजधानी उसकी तोसली थी, राजधानी तोसली थी। और जब कलिंग युद्ध, अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया। और कलिंग पर युद्ध, अशोक के युद्ध करने से पहले बताया कलिंग पर नंद वंश का शासक महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को अपने अधिकार में लिया। और महापद्म नंद ने कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया था अशोक से पहले। किसने? नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने कलिंग पर अधिकार करके उसको मगध साम्राज्य में मिलाया। और कलिंग पे नहर खुदवाई, नहर का निर्माण करवाया। और कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा जो अभिलेख बता रहे हैं, उस अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग में नहर निर्माण की जानकारी मिलती है। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख प्रथम अभिलेख की साक्ष्य है जिसमें नहर का, प्रथम अभिलेख की साक्ष्य जिसमें नहर के निर्माण की जानकारी मिलती है। तो समझिए। और किसका है? कलिंग के राजा खारवेल का है। और प्रथम अभिलेख की कलिंग पर नहर का निर्माण किसने कराया था? नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने कराया था। तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट से लाइन हाईलाइट होगी आपकी। इसके बाद नंद वंश के पतन, नंद वंश के जो इसके बाद महापद्म नंद के बाद नंद वंश में मतलब शासक हुए, वो कलिंग पर ध्यान नहीं दिया तो कलिंग, नंद वंश का पतन होने लगा। और नंद वंश के पतन के बाद कलिंग जो था वो एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। स्वतंत्र राज्य हो गया था, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, स्वतंत्र राज्य हो गया था। और फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य, मगध पे मौर्य साम्राज्य आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इन्होंने भी कलिंग को जीतने का कोई प्रयास नहीं किया, इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कलिंग, इसका जब अशोक आया, मौर्य साम्राज्य में जब अशोक आया तो अशोक ने सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग पर जीतना समझा कि हाँ कलिंग को जीतना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में, दक्षिण की तरफ, दक्कन की तरफ या दक्षिण की तरफ समुद्री व्यापार करने के लिए कलिंग पर अधिकार होना जरूरी था। कलिंग पर अधिकार करना आवश्यक था, जिससे समुद्री व्यापार
और सब व्यापारिक जो संपर्क होते थे उसके लिए कलिंग पर अधिकार करना आवश्यक था। सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक था, व्यापारिक संपर्क के तौर पे, व्यापारिक व्यापार के तौर पे, समुद्री व्यापार के उससे जरिए से भी कलिंग पर अधिकार करना जरूरी था। और इसके बाद कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है कि कलिंग हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कलिंग हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और अशोक ने इन हाथियों को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। तो ये वर्णन कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में किया है कि अशोक कलिंग उस समय हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ हाथी थे और अशोक ने उन हाथियों को प्राप्त करने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया है। इसके बाद अशोक ने राज्याभिषेक मतलब 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में या 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में या 9वें वर्ष में, तो 261 ईसा पूर्व में, दोनों तरीके से, 8वें वर्ष बाद तो 261 ईसा पूर्व में, 9वें वर्ष में तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग में भीषण रक्तपात, कत्लेआम, नरसंहार किया अशोक ने। और वहां पे लगभग कहा जाता है कि 1 लाख लोगों की अशोक ने हत्या की, 1 लाख लोगों की हत्या की और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था और 1 लाख लोगों को का कत्लेआम, उनको नरसंहार किया, उनकी हत्या की। और इतने भीषण नरसंहार और कत्लेआम, खून खराबा को देखकर अशोक के हृदय और अंतरात्मा में आघात पहुंचा और उसके मन में फिर ग्लानि और पश्चाताप से उसका हृदय भर उठा। ग्लानि और, क्योंकि इतने एक राज्य के लिए, कलिंग प्रांत के लिए, कलिंग राज्य के लिए 1 लाख लोगों की हत्या और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाना, इतने भीषण कत्लेआम, नरसंहार करना एक राज्य के लिए उसने इतना रक्तपात, उसने भीषण नरसंहार, रक्तपात बहा और कत्लेआम, खून खराबा किया, तो उसका हृदय जो था वो उसकी अंतरात्मा में आघात पहुंचा कि एक राज्य को प्राप्त करने के लिए उसने इतने लोगों की हत्या कर दी, 1 लाख लोगों की हत्या कर दी। तो इस ग्लानि और पश्चाताप से उसका हृदय भर उठा, पूरी तरह से भर उठा। इसके बाद अशोक ने युद्ध जो नीति थी, अशोक ने इस कलिंग के युद्ध में हुए खून खराबा, कत्लेआम, नरसंहार को देखकर उसके हृदय में जो आघात पहुंचा, उसके बाद अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और जीवन पर्यंत युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली, जीवन पर्यंत युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले ली। समझ लो, शस्त्र का त्याग कर दिया कि अब जीवन पर्यंत शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके बाद अशोक ने दिग्विजय की नीति का त्याग कर, अशोक ने यह एग्जाम्पल से दिग्विजय की नीति का त्याग करके धम्म नीति को अपनाया। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद शस्त्र त्याग, युद्ध नीति को त्याग कर, दिग्विजय की नीति को त्याग करके कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म नीति को अपनाया। युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपनाया और कलिंग पर विजय प्राप्त हो गई थी। कलिंग के विजय का विवरण अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में उसका वर्णन उत्कीर्ण किया है। अशोक ने शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख जारी किए हैं। तो अशोक ने अपने 13वें शिलालेख संख्या 14 है, तो 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय पर पूरा विवरण उत्कीर्ण कराया है। 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग विजय का विवरण। अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में विवरण मिलता है। इसके बाद डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक का जो था, कलिंग का युद्ध अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण जो किया था वो उसका पहला और अंतिम आक्रमण था। अंतिम आक्रमण क्योंकि इसके बाद उसने कलिंग पर हुए भीषण रक्तपात, नरसंहार और कत्लेआम को देखकर उसका हृदय में आघात पहुंचा, अंतरात्मा में आघात पहुंचा, ग्लानि पश्चाताप से भरा हुआ था। शस्त्र त्याग कर दिया उसने, युद्ध नीति का त्याग, जीवन पर्यंत शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, तो वो अंतिम युद्ध हो गया। इसके बाद उसने यहाँ से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वो क्यों किया? क्योंकि उसने युद्ध नीति का त्याग करके कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म नीति अपनाई थी। और अशोक विश्व का प्रथम सम्राट था जिसने शस्त्र त्याग करके, युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति को अपनाया था। अशोक विश्व का प्रथम सम्राट था जिसने शस्त्र त्याग की नीति या युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपनाया। इसके बाद दिव्यावधान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी और कहा जाता है कि पूरी तरह से अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय मोगलीपुत्र तिस्स को जाता है। इसके बाद भाब्रू शिलालेख जो कि जयपुर में है, भाब्रू शिलालेख जयपुर में स्थित है। अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना मतलब बौद्ध धर्म में
परिवर्तन होना, बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, ये प्रमाणित करता। कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख, जयपुर में स्थित है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद, जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बताए विश्व का प्रथम सम्राट था जिसने युद्ध नीति शस्त्र को त्याग करके धम्म नीति, युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति को अपनाने वाला विश्व का प्रथम सम्राट था। इसी प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद विश्व को सर्वप्रथम, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद विश्व को सर्वप्रथम जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। जियो और जीने दो, राजनीतिक हिंसा व्यर्थ है। राजनीतिक हिंसा बताया, जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया और कहा कि राजनीतिक हिंसा व्यर्थ है, बेकार है, अब धार्मिक उस पर नीति पर कार्य कीजिए। तो इस तरह का पाठ किसने पढ़ाया? अशोक ने विश्व को पढ़ाया। और अशोक के समय ही बौद्ध धर्म विश्व स्तर पर, बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाला कौन शासक था? अशोक शासक था। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर विदेशों में भी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो बौद्ध धर्म को भारत से बाहर ले जाने वाला कौन था? अशोक। बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाला शासक कौन था? अशोक। जियो और जीने दो की नीति या पाठ पढ़ाने वाला कौन शासक था? अशोक। कब? कलिंग के युद्ध के बाद, जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और दिव्यावधान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। और कहा जाता है कि पूरी तरह से अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित मोगलीपुत्र तिस्य नामक बौद्ध भिक्षु ने किया था। ये उसने पूरी तरह से उसको बौद्ध धर्म में लेके आया था। और ये था आपका। इसके बाद एक पॉइंट और इसको एग्जाम पॉइंट से लेकर, जब कलिंग पर अशोक का अधिकार हो गया, कलिंग पर जीत हासिल हो गई, विजय हासिल हो गई, उसका उल्लेख अशोक ने 13वें शिलालेख में किया है। इसके बाद कलिंग पर अधिकार हो जाने के बाद अशोक ने कलिंग के 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए। प्रथम प्रशासनिक केंद्र उत्तरी केंद्र, दूसरा दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़ थी। दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़। 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए कलिंग में। पहला उत्तरी केंद्र, इसकी राजधानी तोसली, दूसरा केंद्र इसकी राजधानी जौगढ़। उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली और दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़। कलिंग पर अधिकार हो जाने के बाद अशोक ने कलिंग को 2 भागों में विभाजित किया, 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए, या ये कह लो 2 भागों में विभाजित किया, या 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला प्रशासनिक केंद्र उत्तरी केंद्र, इसकी राजधानी तोसली। दूसरा प्रशासनिक केंद्र दक्षिणी केंद्र, इसकी राजधानी जौगढ़। ये थे आपके कलिंग युद्ध। और उस पर कलिंग के बारे में अशोक ने कलिंग पर अधिकार करके ये काम किया। और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह से युद्ध नीति का शस्त्र त्याग किया और धम्म नीति को अपनाया। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म का विदेशों में, भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर पहचान अशोक ने दिलाई है। तो ये थे आपके कलिंग के युद्ध, कलिंग के बारे में, कलिंग के युद्ध के बारे में। और कलिंग का शासक कौन था? खारवेल। ये याद रखना। कहीं कहीं आपको नंदराज नाम का भी व्यक्ति बताते हैं कि नंदराज नाम का भी व्यक्ति कलिंग का शासक था, लेकिन इस खारवेल की पुष्टि ज्यादा होती है, जैसा कि आपको बताया। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।